सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्तेति शरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में पाली की संभावनाएं। कोई भी आदमी जब पढ़ाई करता है तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरा उद्देश्य होता है करियर। उसमें से कुछ प्रपंच चलाने के लिए रोजगार भी मिले। अंग्रेजी जब लोग पढ़ते हैं तो उनको रोजगार मिलता है। मराठी पढ़ते हैं तो उनको भी रोजगार मिलता है। आर्ट के जो भी विषय है, साइंस के जो भी विषय है, कॉमर्स के जो भी विषय है, स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट को लेते हैं, उसका चयन करते हैं कि उससे उनको रोजगार मिल सके। जिससे रोजगार नहीं मिलता ऐसा सब्जेक्ट लोग नहीं लेते। पाली यहां पे अटकी है। नागपुर का पाली विभाग जो यूनिवर्सिटी चलाता है, ज्यादातर 60+ जो लोग हैं उनके एडमिशन होती, और उनको करियर के लिए एडमिशन नहीं लेते। दो तरफ के लोग हैं वो। पहला है कि अभी समय बहुत है तो समय बिताना चाहिए, इसलिए चलो पाली करेंगे। घर में बच्चों को बोर करने के बजाय कॉलेज में जाए और अपनी जवानी को महसूस करे। बराबरी के लोग रहते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। पापा का पेपर है, पापा का पेपर है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बराबर पेपर छोड़ना, कॉपी नहीं करना। बच्चे भी मजे लेते और एक आनंद ही आनंद। और दूसरे बहुत कम लोग हैं कि वो ज्ञान हासिल करना चाहते। मैंने ऐसे कई लोग एमए जिन्होंने पाली में किया, उनको बुद्धं कहना नहीं आता, वो बुद्धम ही बोलते। उनको उच्चारण भी नहीं आता, और वो भी बड़े कॉलर टाइट करके बोलते मैं भी एमए हूं यार, बताओ मत। वो पाली की बेइज्जती करता है। तेरे को दो सेंटेंस नहीं आता, दो पद पाठ नहीं है, और क्या पाली पाली रट रहा। लेकिन कुछ लोग हैं, मुझे बताने में बड़ा गर्व होता है। मेरी मिसेस रिटायर होने के बाद उसने पाली को एडमिशन ली, और 8वीं का बच्चा जैसा रटता है ना, वो रात के 2-2 बजे तक वो रटती है। और वो कहती है मुझे पाली इसलिए पढ़ना है कि मुझे बुद्ध विहार समन्वय समिति के लोग जो पाली की परीक्षा लेते हैं उसमें
मैं मदद कर सकूं, लोगों को मैं पढ़ा सकूं। मैं पढ़ूंगी तो मैं लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये दूसरा परमार्थ का हेतु है। लेकिन नौजवान लोग तब तक के पाली नहीं पड़ेंगे जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा। डॉक्टर आगलावे सर का विषय यही है, तो रोजगार कैसा मिले, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का चिंतन हो कि इसमें ये रोजगार की संधियां है तो पढ़े। मुझे मालूम है, मैं मदरसा का अभ्यास किया हूं मुसलमानों के। तो मदरसा में हमारे जो अरबी पढ़ने वाले लोग हैं, मौलवी लोग हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए पेमेंट देकर वहां पे उनको मस्जिद में रखा जाता है। और महाराष्ट्र में 25,000 बुद्ध विहार है। भले वो बुद्ध विहार के लायक नहीं है, हम आशा करते कि कभी ना कभी वो बुद्ध विहार के लायक बनेंगे। अगर एक बुद्ध विहार में एक भी सेंटर चलता है तो 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये अगर रोजगार सरकार उपलब्ध नहीं कराती तो समाज ने रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। जो लोग सरकार के भरोसे और ईश्वर के भरोसे रहेंगे उसका सत्यानाश होना तय है। हम सरकार के भरोसे ना रहते हुए समाज को इतना शक्तिशाली हम बना सकते कि वो खुद अपना रोजगार, अपने समाज का रोजगार बना सके। हमने जो बुद्ध विहार समन्वय समिति का जो प्रोग्राम चलाया था, 8 परीक्षा पास करने के बाद जो लोग पाली भाषा में 10 मिनट बात करेंगे उनको कम से कम 2,000 रुपये महीना मानधन देकर उसको सिर्फ उसी के लिए ही हम छोड़ देंगे। ये बुद्ध विहार में जाओ, वो बुद्ध विहार में जाओ, सुनते हैं तो उसको कहो, बताओ, नहीं सुनते हैं तो भी बताओ, लेकिन आप घूमो पाली भाषा का प्रचार करने के लिए, लेकिन उसको 10 मिनट कम से कम पाली भाषा बोलते आना चाहिए, टूटी फूटी क्यों ना हो। तो ये अगर एक पहले साल अगर 3 लोग हैं, दूसरे साल 6 हो जाएंगे, तीसरे साल और बढ़ जाएंगे, तो एक एक करके ऐसा रोजगार हम धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। हमारी संस्थाएं संस्था अगर निकलती है तो वहां पे भी हम लोग रोजगार पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, खास करके बौद्धों के जो स्कूल और कॉलेजेस है, वहां पे उन्होंने पाली सब्जेक्ट कंपलसरी करना चाहिए, जबकि वहां पे पाली पढ़ाने वाले टीचर की भर्ती हो सके। तो ये ऐसे जो हमारे दिमाग में जो नियोजन होगा और रोजगार को हम उपलब्ध करा देंगे, तो ये इसका सब्जेक्ट है। किसी भी भाषा का यदि आप विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कितने भी प्रयत्न करें वो अधूरे ही रहेंगे यदि उसमें 2 चीज़ें नहीं रहेगी। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक तो यदि वो भाषा बोली नहीं जाती है तो उस भाषा का कभी विकास नहीं हो सकता है। समाज में यदि उस भाषा को बोला जाएगा, आपस में संचार किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, वो भाषा अपने आप में जीवंत होगी और उसका विकास निश्चित है, विकास होगा ही होगा। और दूसरी बात है कि उस भाषा में साहित्य सर्जना होना चाहिए, समसामयिक ग्रंथों का निर्माण उसी भाषा में होना चाहिए। यह जो विषय है उस भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो बात है कि वो कम्युनिकेशन की भाषा होना चाहिए, ये पहली बात है, और दूसरा है कि उसमें समसामयिक विषयों को लेकर ग्रंथ निर्माण होना चाहिए। ये 2 चीज़ें यदि है तो उस भाषा का विकास होना ही होना है, ये निश्चित बात है। जो गौण बातें हैं भाषा के विकास के लिए,
जिसके ऊपर मैंने कल काफ़ी चर्चा की थी कि उस भाषा को शिक्षा में स्थान दिलाने से वो बहुत प्रचारित प्रसारित होती है। पहली दो चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि हमारे लोग पाली को संचार की भाषा बनाने के लिए चाहे जिस भी रूप में हो धीरे धीरे प्रयास करना शुरू कर दे। आज नहीं तो आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद कुछ तो ऐसा स्वरूप बनेगा कि ये भाषा कुछ लोग ही सही बोलना शुरू करेंगे। और इसमें इतना ज्ञान अर्जन करना है, व्याकरण का और लिंग्विस्टिक्स का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कोशों का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। उससे आप साहित्य सर्जन भी कर सकते हैं। छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान यदि है तो बहुत लिमिटेड लोग ही करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका सामयिकता होनी चाहिए। शिक्षा में स्थान इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब तक विद्यालयीन शिक्षा में और उच्च शिक्षा में ये भाषा स्थान नहीं प्राप्त करेगी, इसका उस तरह से विकास होना भी थोड़ा कठिन है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में यह भाषा आ जाती है तो बहुत तेज़ी से विकास होता है। आप देखेंगे कि जो रोजगार का बड़ा क्षेत्र है वो लिटरेचर में रहता है, क्योंकि लिटरेचर जो होता है उसमें बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं और लिटरेचर यदि अनिवार्य हो जाता है, भाषा अनिवार्य हो जाती है तो रोजगार बड़ी मात्रा में सर्जित हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कितने विद्यालय हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के जो प्रादेशिक शासन के विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, फिर प्राइवेट विद्यालय होते हैं। तो कई प्रकार के जो विद्यालय है उनमें यदि ये परमानेंट पोस्ट आती है तो रोजगार बहुत तेजी से फैल सकता है। इसी तरह से हमारे जो विश्वविद्यालय है, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में यदि पाली डिपार्टमेंट आता है तो इससे भी रोजगार की बड़ी संभावनाएं हो सकती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर किस तरह से रोजगार सर्जित हो। तो रोजगार सर्जन के क्षेत्र में हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। खास करके युवाओं के बारे में हम कहना चाहते हैं कि रोजगार या अवसर हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, हर किसी की लाइफ में अवसर आते हैं, लेकिन उन अवसरों को पहचानना आना चाहिए। ये एक बड़ी कला है कि हम पहचाने। बेशक हम इस पाली भाषा को या धम्म को रोजगार के लिए नहीं पढ़ रहे, लेकिन रोजगार भी एक फैक्टर होता है कि कैसे उसमें डेवलपमेंट हो सकता है उस भाषा का, उस साहित्य का। तो अवसर को पहचानना पहली बात है। और दूसरी बात है कि अवसरों को पैदा करना। आज हमारी जो आवश्यकता है वो है अवसरों को पैदा करना, क्योंकि हमारे पास अवसर बहुत ही कम है। तो अवसर कैसे पैदा किए जाए उसका एक संकेत अभी आदरणीय अशोक सरस्वती जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि हम ऐसा चैनल बनाए, एक ऐसा चैनल बनाए पूरे देश में, क्योंकि पाली भाषा पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो सीखना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि सिखाने वाले बहुत कम लोग हैं, यानी मांग तो बहुत है लेकिन उसकी पूर्ति बहुत कम है। तो ऐसे लोग स्किल्ड लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो कि पाली अच्छी तरह से समाज में जाकर सिखा सके। जिस तरह से स्थान स्थान पर विपस्सना साधना के केंद्र है, इसी तरह से यदि हम पाली भाषा के केंद्र स्थापित कर सके अपने स्वयं के प्रयत्नों से, जहाँ जहाँ संभव हो सकता है, और 10 दिन के 15 दिन के इस तरह के कार्यक्रम हम वहाँ आयोजित करें, वहाँ भोजन आवास की व्यवस्थाएं करें, और कुछ शुल्क रखकर भी यदि लोगों को वहाँ बुलाया जाए तो इस तरह से सामाजिक स्तर पर ही बहुत बड़े रोजगार की संभावनाएं विकसित हो सकती है। और सर ने जैसा अभी बताया था कि यदि सरकारी मदद मिलकर भी ऐसे लोगों को यदि तैयार किया जाए तो ये भी बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। भाषा शिक्षण एक ऐसा विषय है कि उसमें रोजगार बहुत बड़ी संख्या में है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में जो भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर है
वहाँ 3 या 4 साल पहले हमने एक 10 दिवसीय भिक्षुओं के लिए एक पाली प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ संयोग से एक थाईलैंड की उपासिका भी उस कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए आई हुई थी। तो जैसे ही 10 दिन पूरे होने लगे, वो तो इतने प्रसन्न हो गए सभी भंते जी कि हमने इस तरह का सिस्टम कहीं देखा नहीं है, और बहुत ही खुशी हुई उनको। लेकिन जो थाईलैंड की उपासिका थी, उन्होंने ये कहा कि प्रफुल्ल जी, हम अगले साल 100 लोगों का एक टूर लेकर यहाँ आएंगे और उनको जगह जगह पर घुमाएंगे। उसके बाद 10 दिन का आपका ये पाली प्रशिक्षण का हम ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं। तो हमने उनको हामी भरी, लेकिन दुर्भाग्य से फिर कोरोना काल शुरू हुआ और ये चीज़ें हो नहीं पाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में इसकी आवश्यकता तो है ही है, लेकिन भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में पाली शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ भी जैसे हम सुनते हैं कि श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, वियतनाम में, वहाँ का भिक्षु संघ तो शिक्षित प्रशिक्षित है पाली और धम्म में, लेकिन आम पब्लिक के लिए फिर भी आवश्यकता बनी हुई है। तो ये समझिए कि ग्लोबल लेवल पर रोजगार की बड़ी संभावनाएं हमारे सामने है। रोजगार, लेकिन ऐसा स्किल्ड हमको लोग तैयार करने पड़ेंगे, वो स्किल के बिना तो काम नहीं होगा। इसलिए भाषा शिक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो लर्निंग और ट्रेनिंग, ये दो ऐसे क्षेत्र है कि इसमें रोजगार बहुत बड़ी संख्या में हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पाली भाषा का व्याकरण बहुत अच्छे से आना चाहिए, अंग्रेजी भाषा तैयार करें, और जो लर्निंग और टीचिंग एबिलिटीज़ है, कैसे हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से हमें लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। एक जो दूसरा विषय है रोजगार के क्षेत्र में, वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि किसको कहते हैं? ये मैन्युस्क्रिप्ट होता है। पुराने समय में पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती थी, लिखा जाता था। बाद में उन्हीं मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करवा के फिर लिखाया जाता था। ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है संस्कृत में बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, लेकिन यही नहीं, पाली में भी बहुत बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे हैं जो जिनको अभी भी एडिट करने की ज़रूरत है। आपने एक ग्रंथ का नाम शायद सुना होगा, महाकश्यप चरितंग। महाकश्यप चरितंग नाम का एक ग्रंथ है जो कि भिक्षु महाकश्यप जी के चरित्र पर लिखा गया है। वो श्रीलंका का ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ अभी तक देवनागरी में पब्लिश नहीं हो पाया। वो एक नाम मैं ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ऐसे लाखों ग्रंथ है जो अभी मैं जो है देवनागरी, जो नागरी स्क्रिप्ट है, उसमें अभी तक आए नहीं हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं वो जो रोमन स्क्रिप्ट में हो चुके हैं, लेकिन उसका नागरी संस्करण अभी तक बना नहीं। ऐसे लाखों ग्रंथ है, समझे कि कितना बड़ा काम अभी हमारे सामने खाली है। तो यदि हम वो मैन्युस्क्रिप्ट के क्षेत्र में भी जाएंगे तो बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र खाली है, और उसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? लिपियाँ सीखना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ धम्म लिपि है, जिसको ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं, तो धम्म लिपि शिक्षण का एक है। ऐसे ही आपको सिंहल लिपि सीखना पड़ेगा, बर्मी लिपि सीखना पड़ेगा, थाई लिपि सीखना पड़ेगा। तो इन लिपियों को सीखकर मैन्युस्क्रिप्ट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो लिपि शिक्षण के क्षेत्र में भी रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में गिने चुने लोग ही हैं जो कि इन लिपियों को जानते होंगे, वो मैन्युस्क्रिप्ट के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। तो विद्याओं को बढ़ाने के लिए, पाली विद्या को बढ़ाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, और रोजगार के सर्जन के लिए भी इसकी आवश्यकता है। तो ये पांडुलिपि का भी एक बड़ा क्षेत्र है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ की हम कल बात कर रहे थे कि जो पुराने जो अनुवाद है वो अब आउटडेटेड हो गए हैं, और नए अनुवादों को अपडेटेड स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। तो अनुवाद के क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं पैदा हो सकती है। जो कल टूरिज़्म की हम बात कर रहे थे, टूरिज़्म तो एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उसका पूरा जो राजस्व है वो टूरिज़्म से ही आता है। और बुद्धिस्ट टूरिज़्म तो इतना
इतना ब्रॉड है, इतना अपने आप में बहुत सारी सामग्री, मतलब बहुत सारा टूरिज्म का क्षेत्र है, हमारा बड़ा क्षेत्र है टूरिज्म का। तो चाहे किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे तो बहुत सारे दर्शनीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध के महापरिनिब्बाण सूत्र में उनका ही निर्देश है कि चार जो चत्तारी महाठानानी, चार महा जो स्थान है, और बाद में तो अट्टकथा काल में अट्ठ महाठानानी, उनके दर्शन का उन्होंने कहा कि बहुत पुण्य है। तो बुद्ध काल से ही हमारे तीर्थ स्थलों के दर्शन का जो है आरंभ हो जाता है। और अब तो हम देख रहे हैं इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, सरकारें भी चाह रही कि ये क्षेत्र प्रमोट हो, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है रोजगार की, क्योंकि गाइड के रूप में जो लोग आते हैं, जो कल सर बोल भी रहे थे कि वहाँ पे कुछ तोते रहते हैं, है ना, तोता ही कहा था उन्होंने, कुछ भी उटपटांग बातें बताते, तो वो उससे हटकर जो प्रामाणिक चीज़ें हैं, अच्छे स्किल्ड लोग अगर वहाँ जाएंगे तो रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा सर्जन हो सकता है। नए ग्रंथों की रचना की बहुत आवश्यकता है। यदि पाली विद्या को बढ़ाना है तो नए ग्रंथ रचने की आवश्यकता है। कैसे नए ग्रंथ रचे जाए? आप देखेंगे कि कोशों की बहुत इसमें कमी है, जो डिक्शनरीज है उनकी बहुत कमी है। जैसे कि हम संस्कृत में देखते हैं कि धातु कोश, बृहद धातु कोश होते, बड़े बड़े धातु जो हमारे धातुएं होती है, उनके बहुत सारे रूप देकर वो कोश बनाए गए हैं। उस तरह के कोशों की पाली में बिल्कुल नितांत अभाव है। इसी तरह से जो संज्ञा पद होते हैं, सर्वनाम पद होते हैं, उनको भी संकलित करके कुछ डिक्शनरीज बनाई जाए, कोश बनाया जाए, उसका भी नितांत कमी है कि बहुत बार हम अनुवाद करते हैं या कुछ शब्दों को ढूंढते हैं तो हमें जल्दी मिल ही नहीं पाता है। अभी कल एक सर हमको यहाँ पूछ रहे थे कि मैं जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो हमने बताया कि मैं जाता हूँ अहं गच्छामि, मैं जा रहा हूँ अहं गच्छं अम्हि, ऐसा उसका अनुवाद करेंगे। तो अच्छा, ये गच्छं कहाँ मिलेगा? तो यदि हमारे पास कोश रहता हम बता देते कि ये देखिए यहाँ से आप कर लीजिए, और उसमें संदर्भ रहता तो आप उन ग्रंथों को भी देख सकते हैं। उसके पश्चात हमने कल एक बात ये भी उठाई थी कि प्रादेशिक भाषाओं से पाली में कोशों का निर्माण होना चाहिए। मराठी से पाली, हिंदी से पाली, गुजराती से पाली, कन्नड़ से पाली, तेलुगु से पाली, उड़िया से पाली, इस तरह के कोशों का निर्माण होना चाहिए। तो ये समझिए कि कितना रोजगार क्रिएशन हो सकता है। ऐसे ही जो डिपार्टमेंट्स की हमने बात कही दी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे विपස්සना का प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे पाली की भी मांग समाज में बढ़ती जा रही है। तो ये और एक ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है। तो पाली शिक्षण की पूर्ति हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बड़ा ही जीवंत क्षेत्र है, और आचार्य पूज्य गोयनका गुरुजी बताते हैं एक ग्रंथ की भूमिका में कि क्रिएटिव राइटिंग्स के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जातकों पर, यानी आप समझिए कि हजारों सीरियल आप बना सकते हैं। एक एक सीरियल भी कितने एपिसोड का होता है, ऐसे हजारों सीरियल बना सकते हैं, लाखों मूवी बना सकते हैं, कितने ही आप कहानियाँ लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं। इतना सारा उसमें इनपुट है, इतनी सारी सामग्री है कि आप उसको नए स्वरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ ध्यान रखकर कि भाई उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, कुछ इस तरह से मैसेज नहीं जाए। तो इस रूप में हम देखेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हमेशा जिसमें रोजगार होता है, जैसे टूरिज्म का है, लर्निंग का है, शिक्षण प्रशिक्षण का है। तो ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित किए जाने चाहिए विश्वविद्यालयों में, जो कि रोजगार परक हो, जिनको पढ़कर लोग रोजगार प्राप्त कर सके। एक नया क्षेत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, पाली सांगणिक भाषा विज्ञान, एक नया क्षेत्र है
कि पाली के क्षेत्र में जो टूल्स है ना, क्योंकि अब तो हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का उपयोग कर रहा है, तो उसको तो हाथ में सब कुछ चाहिए मोबाइल में। तो कॉम्पिटिशनल टूल्स की बड़ी आवश्यकता है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो लोग इस क्षेत्र में काम करें, या जो पाली सीखने वाले हैं वो भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाना सीखे, तो एक बड़ा क्रिएशन रोजगार का हो सकता है। और ये हमने learnpali.in नाम की जो वेबसाइट बनाई है उसमें बहुत सारे टूल्स बनाए हैं पाली शिक्षण के, जिसमें कि रात में हम श्री राजेंद्र भालशंकर सर से बात कर रहे थे, उस समय ये चर्चा भी हमारी हो रही थी कि नए नए अनुवादों की अपेक्षा हमें ऐसी शिक्षण सामग्रियाँ तैयार करना चाहिए कि लोग इतनी सरल हो उसमें। जैसे एक उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि जैसे धम्मपद या महावंश की एक गाथा हमने ली थी, तो एक गाथा लीजिए, उसके बाद उसका पदच्छेद कर दीजिए, हर एक पद को अलग अलग करके, फिर उसका पद विश्लेषण कर दिया, फिर हर एक शब्द का आपने हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद दे दिया, फिर उसका अनुवाद कर दिया, और इस तरह से क्या होगा कि एक एक शब्द उसका रूट सबको पता हो जाएगा कि इसमें यदि कोई क्रियापद है तो उसमें कौन सा धातु है, या कोई शब्द है तो इसमें कौन सी संज्ञा है, या सर्वनाम है क्या। इतना बारीकी से वो अध्ययन कर सकते हैं और स्किल्ड भी हो सकते हैं। तो इस दिशा में हम लोगों को काम करने की बड़ी आवश्यकता है और इससे रोजगार क्रिएशन होगा। पाली भाषा के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात बहुत ही स्पष्ट है, आज की इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? यदि हमने किसको पूछा कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, लोग बोलेंगे इंग्लिश है। बिल्कुल सही है। 600-700 साल के पहले इंग्लिश यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। सुनिए, 600-700 साल पहले अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। प्राचीन काल से 8वीं-9वीं शताब्दी तक इस विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? ऐसा सवाल यदि मैं आपको पूछता हूं, आपका उत्तर क्या होगा? पाली भाषा। ये बराबर सही है। विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा पाली भाषा थी। पाली भाषा का अध्ययन पूरे विश्व में किया जाता था। इसके कई सबूत हैं। पाली भाषा का जो साहित्य त्रिपिटक जो है, इसका अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया। पाली भाषा लोगों को पता भी नहीं थी। बुद्ध का नाम भी, भारत देश के लोगों को बुद्ध का नाम पता नहीं था। ऐसे वक्त जर्मनी के विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, इन लोगों ने पाली भाषा के संदर्भ में संशोधन शुरू किया। जर्मनी और अंग्रेज लोगों ने क्यों संशोधन चालू किया पाली भाषा के संदर्भ में? क्योंकि पाली भाषा में ज्ञान का भंडार था। यह बात उनको पता चली और इसलिए हम देखते हैं कि 1881 एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापन हुई। कहां? भारत में नहीं, इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था स्थापन हुई और उस संस्था का नाम क्या था? उस संस्था का नाम था पाली टेक्स्ट सोसाइटी। 1881 में यह स्थापन हुई और इसकी स्थापना किसने की? थॉमस विलियम रिस डेविड्स,
इन्होंने ये संस्था स्थापन किया और इस संस्था के द्वारा पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना और उसके उस संदर्भ में किताबें लिखना, ये काम इन्होंने चालू किया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पाली भाषा का जो ये इतिहास हमें पता होना आवश्यक है कि पाली भाषा और संस्कृत भाषा, इसके संदर्भ में हम जो विचार करते तब पता चलता है कि संस्कृत भाषा को उसकी लिपि नहीं है, संस्कृत भाषा को खुद की लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। आप किसी भी संस्कृत के विद्वान को पूछिए उनको कि आपकी संस्कृत की कौन सी स्क्रिप्ट है, संस्कृत को स्क्रिप्ट नहीं है। ख्याल में रखिए। और ये देश की प्राचीन स्क्रिप्ट कौन सी है? ये देश की प्राचीन स्क्रिप्ट ब्रह्मलिपि जो कहते हैं वो ब्रह्मलिपि नहीं है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे उसमें लिखा हुआ है। जूनागढ़ का जो शिलालेख है उस शिलालेख में धम्मलिपि और इस संदर्भ में आर.डी. भंडारकर जो खुद को बड़े इतिहासकार मानते हैं, उन्होंने 1932 को दी अशोका नाम का जो किताब लिखा जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, उस किताब में भी उन्होंने लिखा कि ये धम्मलिपि है, ब्राह्मी लिपि नहीं है। जानबूझकर ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा ये समान अर्थ बताए गए और ब्राह्मी लिपि नहीं है, वो धम्मलिपि है। ये कौन बताते? इसके सबूत जो है वो सम्राट अशोक के शिलालेख है, वो शिलालेख के बताते हैं कि ये धम्मलिपि है। और इसलिए पाली को अपनी स्क्रिप्ट, आपको पता होगा कि पाली भाषा जो त्रिपिटक साहित्य है, बुद्ध के काल से ईसा के पहली शताब्दी तक ये कैसे थे? मुखोद्गत थे, यानी इसका ये नहीं हुआ तो उसको लिपिबद्ध नहीं हुए थे, कंठस्थ होते थे। तो अशोक के काल में शिलालेख लिखे गए, ख्याल में रखिए, अशोक के काल में शिलालेख लिखे गए और अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ये दोनों सिलोन में गए और सिलोन में जाकर और अपने साथ उन्होंने बौद्ध भिक्खु लेके, जिनको पूरा त्रिपिटक आता था, वो त्रिपिटक लेके गए। ये कौन सी ईसा पूर्व की 3री शताब्दी की बात है। और ये अपना जो त्रिपिटक है कब लिखा गया? ईसा पहली शताब्दी वट्टगामी जो राजा था उसके काल में ये लिखा है, बरोबर। और ईसा पूर्व 50 के पहले की बात है। तो तब अपना ये जो साहित्य था, त्रिपिटक था, मुख्यतः वो पाली भाषा में था, लेकिन लिखा गया सिहेली लिपि में लिखे गए। जैसे आजकल अपन वो मैसेज भेजते ना कि इंग्लिश में मी एतो YETO मी एतो, उसी प्रकार ये जो त्रिपिटक साहित्य है, ये त्रिपिटक साहित्य सिहेली लिपि में लिखा गया। भाषा कौन सी थी? पाली या मागधी, पुराना मागधी ना पाली भाषा, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट सिहेली था, सिहेली में लिखा गया। पहली बार सिहेली स्क्रिप्ट में पाली भाषा का जो त्रिपिटक साहित्य वो लिखा गया। और ये जो पाली, इसके बारे में काफी चर्चा की, इसको पाली भाषा क्यों कहते हैं। तो जिन्होंने बुद्ध के वचन को सुरक्षित रखा, जतन किया, उस भाषा को पाली कहते। जैसा कल चंद्रा साहब ने भी, हमारे यहाँ चंद्रा साहब, उन्होंने भी कल बताया था।
तो पाली भाषा, ये पाली भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अभी सब लोग इसको पाली, पूरे विश्व में पाली भाषा के नाम से इस भाषा को जानते हैं। तो अभी मैं और एक बात बताऊंगा कि जैसा शिक्षा रोजगार के संदर्भ में यहां चर्चा चल रही है, तो 20वीं सदी में एक संशोधक, उसको लगता है कि मैंने बुद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए, और उसने कुछ एक लेख पढ़ा था, मराठी पेपर में लेख पढ़ा था, उसको लगा कि मैंने बुद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और बुद्ध धर्म का अध्ययन करते करते उसको ये पता चली कि यदि मुझे बुद्ध धर्म का ज्ञान लेना है, बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो मुझे हिंदी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं, पाली भाषा सीखनी चाहिए। यदि मैं पाली भाषा नहीं सीखता तो मैं बुद्ध का ज्ञान जो है, सही ज्ञान जो है, मैं नहीं पा सकता, नहीं उसको मिला नहीं सकता, उसको अचीव नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात उसके मन में आए और उस लड़के ने पाली भाषा सीखा। वो भिक्षु बना, पाली भाषा सीखा। उस लड़के का नाम बाद में मैं बताऊंगा। तो उस लड़के को, अर्थात उस भिक्षु को श्रेय जाता है आधुनिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में पाली भाषा चालू करने का श्रेय उस भिक्षु को जाता है जो 15 अगस्त 1906 को कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में ये विषय चालू हुआ। डॉक्टर कांबे मैडम, आप पाली भाषा के लोग हैं, कि ये विषय चालू हुआ 15 अगस्त 1906 को। और पहला प्राध्यापक कौन था? उस प्राध्यापक का नाम था प्राध्यापक धम्मानंद कोसंबी, जो खुद भिक्षु भी थे। प्राध्यापक धम्मानंद कोसंबी आधुनिक काल के पहले प्राध्यापक थे। डॉक्टर सरस्वती जी पहले प्राध्यापक। और आज हम पाली भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। 100 साल पहले धम्मानंद कोसंबी ने इस देश में पाली भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। आपने मदुरई का नाम सुना होगा, मीनाक्षीपुरम मालूम होगा आपको। मीनाक्षीपुरम में क्या है? आप किस नाम से जानते हैं मीनाक्षीपुरम को? वह टेम्पल है, बराबर, टेम्पल है। आप कभी गए वो टेम्पल देखने के लिए? आपको आश्चर्य लगेगा। आज जो टेम्पल, आज भी मीनाक्षीपुरम का जो टेम्पल है, उसमें जो दगड़ पत्थर लगाए गए हैं वो दीवार में, उसमें बुद्ध की मूर्तियां है। बुद्ध की मूर्तियां उल्टी यदि लगाई, वो पत्थर उल्टा लगा नहीं दिखेगा, लेकिन यदि कुछ पत्थर ऐसे हैं वो दिखाई, वहां मूर्तियां बुद्ध की मूर्ति दिखी जाती है। और एक बात, वहां विश्वविद्यालय था। नालंदा, तक्षशिला, रत्नागिरी और नागार्जुन आदि बहुत सारे बौद्ध विश्वविद्यालय थे। और बौद्ध विश्वविद्यालय में बुद्ध धर्म का अध्ययन होता था, यह भी हमें मालूम है। लेकिन पहली बार मैंने सुना वहां विश्वविद्यालय था। और किसका विश्वविद्यालय था? वो विश्वविद्यालय पाली भाषा का था। मैंने पहली बार यह सुना कि पाली भाषा का विश्वविद्यालय मदुराई, मीनाक्षीपुरम में था। और वहां बहुत सारे, वहां जो मंदिर बनाए गए, उस मंदिर में आज भी आपको बुद्ध मूर्तियां दिखाई देती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि दक्षिण भारत के लोग जो है वो किससे नफरत करते हैं? दक्षिण भारत के लोग किस भाषा से नफरत करते हैं?
बराबर है, मैं झूठ बोल रहा हूं? बराबर है आपका। दक्षिण भारत के लोग वो हिंदी नहीं चाहते, हिंदी को मना करते हैं, वो अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन वो हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? कल तक मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मैं भी इसके बारे में मेरी जानकारी भी, मैं भी अज्ञान में था, गढ़पाल साहब, कुछ पता नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां कुछ दिन मैं रुका, वहां अपने जो लोग हैं, अभी जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनसे बातचीत की, तब पता चला कि साउथ के लोग हिंदी से क्यों नफरत करते हैं। उसका कारण मुझे पता चला कि इन लोगों ने हमारी जो पुरानी भाषा थी, हमारी पुरानी पाली भाषा को नष्ट किया। आज भी ये मान्यता वहां के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे ये पता चला। और वहां पाली विश्वविद्यालय था, मदुराई में पाली विश्वविद्यालय था, बौद्ध विश्वविद्यालय सभी तरफ थे, लेकिन भाषा के लिए, भाषा का ये करने के लिए वहीं से अपने 527 में कौन गए थे? चाइना में गए थे, वो क्या, नहीं, यहां से बोधि धम्म, यस करेक्ट, वेरी गुड, बोधि धम्म जो गए थे, उसी मदुराई से चाइना गए थे। मतलब मुझे लगता है कि ईसा 527 की बात है, वो चाइना गए थे और वहां से उन्होंने फिर बुद्ध धर्म का काफी प्रचार किया। तो वहां पाली का विश्वविद्यालय था, और इन लोगों को पता, दक्षिण भारत के लोगों को मालूम है कि हमारी भाषा नष्ट करने काम ये उत्तर वाले जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने किया। और इसलिए उनका विरोध करते, भाषा का विरोध करते हैं। उनको मालूम, उन्होंने भाषा के माध्यम से हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति भी नष्ट की। ख्याल में रखिए। और इसलिए वो अपनी भाषा को महत्व देते हैं। और इसलिए ये बात यहां महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से दक्षिण भारत के लोग ये करते, क्योंकि वो पाली भाषा का जो ये है, वो पाली भाषा को इन लोगों ने नष्ट किया। और पाली भाषा जो नष्ट नहीं, आपको पता होगा कि ईस्वी सन पहले शतक में, कनिष्क के काल में जो बौद्ध साहित्य सामने आया, बौद्ध साहित्य लिखा गया, अश्वघोष ने लिखा, सुंदरानंद प्रकरण, बुद्ध चरित आदि जो ग्रंथ लिखे, वो कौन सी भाषा में है? ये जो पहले शताब्दी में जो ग्रंथ लिखे गए, अश्वघोष ने जो ग्रंथ लिखे, कौन सी भाषा में है? बुद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ, महायान के जो ग्रंथ है, कौन से भाषा में लिखे गए हैं? वो संस्कृत है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य बड़े पैमाने में है। तो ये जो बौद्ध साहित्य है, क्योंकि इस भाषा पर, जो पाली भाषा पर, यानी पाली भाषा और संस्कृत भाषा में बहुत यानी परिवर्तन, यानी बहुत फर्क नहीं है। एक और बात बताऊं कि कल बताएगा, मैं उसका वो फिर से नहीं बताऊंगा कि बुद्ध के काल में भी यही सवाल पूछा गया था कि आप छंदस में, संस्कृत में नहीं, छंदस भाषा में क्यों आपका अपना उपदेश लोगों को देते हैं? छंदस भाषा में, संस्कृत में नहीं। बुद्ध के काल में संस्कृत नाम का शब्द ही नहीं था। ये देखिए, हम अभ्यासक हैं, मुझे क्या लगता, आपको क्या लगता है, बात नहीं, क्या वास्तविकता है, क्या संशोधन है, क्या बुद्धिवादी जो विचार है, जो हमें सही है, जो सबूत के आधार पर। तो बुद्ध के काल में संस्कृत नाम का शब्द नहीं था। जो वेद लिखे गए थे, ये वेद छंदस में थे। और इसलिए इसमें जब त्रिपिटक में जो उल्लेख आता है, वो संस्कृत नहीं, छंदस भाषा को उल्लेख आता है। तो ये भाषा जो है संस्कृत पुरानी नहीं है। इस पर दो व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है। एक, यस करेक्ट, मोगलाइन, और इसका अपना महाकच्चा उनका, और दूसरा पाणिनि का। पाणिनि इधर के थे, पाणिनि ये नाम
सही नहीं, वो अब्दुल हुसैन कुछ उसका पहला नाम था, वो यहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे। क्योंकि अफगानिस्तान तक जो उस वक्त की जो भाषा थी, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो पाली लैंग्वेज थी। आज यदि आप इधर गए, पाकिस्तान में गए, तो आपको भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान में भाषा आप गए तो आपको भाषा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इधर साउथ में जाते तो आपको भाषा का प्रॉब्लम है, क्योंकि उस वक्त जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी वो पाली लैंग्वेज थी। बाद में उसका ही जो कालांतर में उसमें जो बदल हुआ वो आज की हिंदी है। आज की हिंदी लिपि, उसका जो आप यदि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां का म्यूजियम देखते हैं, पाली भाषा में अ जो होगा और बाद में कालांतर में उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ और 2021 में अ किस प्रकार का है, तो आपको पता चलेगा। आज की जो लिपि है हिंदी लिपि, ये देवनागरी नहीं है। देव बाद में शब्द लगाया, देव जैसा धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि लगाया वैसा देव नहीं, नगर के लोगों ने जो लिपि को विकास किया वो नागरी। तो देव का शब्द ही नहीं, लेकिन देव जानबूझ कर लगाते हैं। तो इस प्रकार ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा मेरा, आप इस पर खंडन भी कर सकते हैं या उस पर सबूत दे सकते हैं। मेरा हाइपोथेसिस है, यानी मैं ऐसा मेरी मान्यता है कि आज की जो हिंदी है, हिंदी पुरानी जो अपनी पाली भाषा थी उसमें परिवर्तन होकर आज की हिंदी है। क्योंकि मागधी अर्थात पाली भाषा जिस बिहार प्रांत में बोली जाती है, उत्तर बिहार, वहां भी यदि आप गए तो आज वहां हिंदी है, और हिंदी में यानी उसमें परिवर्तन आज की हिंदी है। ऐसी मेरी मान्यता है, या ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है। ये संशोधन के लिए आपके सामने में आपके सामने है, और इस पर संशोधन भी कर सकते हैं। यदि ये हाइपोथेसिस आप झूठ भी, यदि आपके सबूतों के आधार पर झूठ भी कर यानी इसको बता सकते हैं ये सही नहीं है, तो इस प्रकार आपको पता चलेगा। और मैं इनके बारे में बता रहा था, धम्मानंद कौसुम्बी जी ने जो काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने 15 अगस्त 1906 को नेशनल कॉलेज में पाली भाषा शुरू की। उसके पहले वो प्रोफेसर बने, और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली भाषा का शुरू किया, और उसके भी वो प्रोफेसर बने। तो क्या हुआ, उनका पगार बाद में बढ़ा, लेकिन उनकी मुलाकात कलकत्ता में एक महाराजा से होती है। ख्याल में रखो, पाली भाषा के अध्ययन के संदर्भ में आज तक तो उनकी मुलाकात एक महाराजा से होते। तो महाराजा कहते उनको कि आप यदि आपको यह है समय है तो आप मेरे राज्य में आइए। तो इस बात को 1 साल हो जाता है, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन वो महाराजा का खत धम्मानंद कौसुम्बी को आता है, और वो खत पाकर उनको लगता है कि मैंने उस महाराजा को मिलना चाहिए, इसलिए उस महाराजा को मिलते हैं। और महाराजा को मिलकर कहते कि मैं आपको नहीं मिल सका, मैं कुछ व्यस्त था। तो बोलते कि आप बुद्ध धम्म के संदर्भ में मेरे राज्य में प्रचार कीजिए। वो महाराजा कहता है। तो वो कहते कि मैं जरूर प्रचार करूंगा, लेकिन मैं एक जगह नहीं रहूंगा। तो पूछते कि क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म के संदर्भ में किताबें प्रकाशित होनी चाहिए, और इसके साथ साथ पाली भाषा का अध्ययन आपके राज्य के स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव धम्मानंद कौसुम्बी उस महाराजा को देते हैं। वो महाराजा बहुत प्रभावित होते हैं और अपने बगीचे में बुद्ध की बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, और उसके साथ साथ वो एक सोसाइटी स्थापन करते हैं जिसके द्वारा बुद्ध धम्म और पाली भाषा जो लिटरेचर है उसका प्रकाशन। ये बात 1907-8 की बात है, और आपको मालूम है उस महाराजा का नाम है सयाजीराव गायकवाड़। बहुत सही है, सयाजीराव गायकवाड़। और उनके द्वारा उन्होंने जो किताब, और उन्होंने महाराष्ट्र के कुछ लोगों को
पाली भाषा का अध्ययन करने के लिए वहां बुलाया। पहले तो धर्मानंद कौसम्बी को कहा कि नहीं, आपको नौकरी छोड़ दीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, आप बड़ौदा आइए। तो वहां बड़ौदा गए। बाद में उनको अमेरिका जाना था, विशुद्धि गम्मम जो ग्रंथ उसके संदर्भ में, विशुद्धि मग्ध उस ग्रंथ के संदर्भ उनको अमेरिका में जाना था। और इसलिए उन्होंने कुछ पाली भाषा को पढ़ाने वाले कुछ शिष्य तैयार किए और इस शिष्यों को वहां भेजा। और इतना ही नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पाली भाषा का अध्ययन शुरू हुआ वो धर्मानंद कौसम्बी के कारण शुरू हुआ। यह श्रेय उनको जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उन्होंने किताबों का प्रकाशन शुरू हुआ बड़ौदा से। उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जी ने कुछ लोगों को ये बताया कि आप ऐसा करो, इस पर बुद्ध धर्म के बारे में किताब लिखो, मराठी में लिखो। और मराठी में किताब लिखा गया, बुद्ध चरित। उनका नाम है, उसके लेखक का नाम है अर्जुन कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी। अर्जुन कृष्णाजी केळुस्कर गुरुजी ने किताब लिखी। किसके कहने पर? सयाजीराव गायकवाड़ जी के कहने पर किताब लिखी। और वो किताब जब भीमराव अंबेडकर 10वीं पास होते हैं, उनका सत्कार होता है, उस वक्त वो उनको भेंट देते हैं। और भीमराव वो किताब पढ़ता है, उस किताब पर प्रभाव होता है। और वही भीमराव अंबेडकर बुद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले क्या करते हैं? बुद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इस दीक्षा पर बुद्ध धर्म स्वीकार किया। उसके पहले बाबा साहब को बुद्ध धर्म को जानना था। और बाबा साहब को मालूम था, बुद्ध धर्म को यदि मुझे जानना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे पाली सीखना होगा। ख्याल मेरे को बाबा साहब के संबंध में, मैं बाबा साहब को बुद्ध धर्म का अध्ययन करना था। और बाबा साहब को बुद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए उनको यह महसूस हुआ, यदि मुझे सही मायने में यदि बुद्ध धर्म का अध्ययन करना है तो मुझे पाली भाषा सीखनी चाहिए। बाबा साहब ने पाली भाषा सीखी। और इतना ही नहीं, वही नहीं रुके वो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाली ग्रामर लिखा। बाबा साहब ने पाली ग्रामर लिखा। वही नहीं रुके, बाबा साहब ने पाली डिक्शनरी लिखी। और 4 भाषा में पाली जो शब्दकोश है, पाली के शब्द इंग्लिश, मराठी, हिंदी और गुजराती, 4 भाषा में बाबा साहब ने शब्दकोश तैयार किया। 700 पेज का शब्दकोश जो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग स्पीचेस के 16वां खंड के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो शब्दकोश बाबा साहब ने कहां से प्रकाश मिला? धर्मानंद कौसम्बी शुरू हुआ। धर्मानंद कौसम्बी ने वो पाली भाषा वहां पढ़ाई। और बाद में सयाजीराव गायकवाड़ जी को पता चला, और सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बाबा साहब ने पाली ग्रामर यानी बाबा साहब कितने व्यस्त हम सबको मालूम है। बाबा साहब का हर समय बहुत कीमतीवान था। और ऐसे समय में यानी उनको समय नहीं था, ऐसे वक्त, और उनकी प्रकृति भी उनको साथ नहीं देती थी। ऐसी हालत में भी बाबा साहब ने 700 पेज का पाली डिक्शनरी और पाली ग्रामर लिखा। क्योंकि बाबा साहब को मालूम है कि इन्होंने पाली बुद्ध धर्म के संदर्भ में बहुत सारी गलत यानी झूठी बातें लिखी गई है। यदि सही हमें समझना है, सही साहित्य, यदि सही बुद्ध धर्म को ज्ञान यदि हमें लेना है, ज्ञान यानी प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पाली सीखनी चाहिए। बाबा साहब ने पाली सीखी, पाली भाषा में ग्रामर लिखा, और पाली का ग्रामर लिखा, और पाली का शब्दकोश तैयार किया 4 भाषाओं में, ताकि केवल मराठी नहीं, हिंदी वाले, गुजराती और अंग्रेजी लोग भी पाली सीख सकेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाली भाषा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक जमाने की वो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, और आज कल से जो चर्चा हो रही है
प्रफुल्ल गढ़पाल जी, राजेश चंद्र जी और आप लोगों की जो चर्चा हुई उससे पता चला कि आज ये जो बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, पूरे केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या यूरोपियन जो देश हैं, उनमें बुद्ध धर्म के बारे में, अध्ययन के बारे में काफी दिलचस्पी बढ़ी है और वो लोग बुद्ध धर्म जानना चाहते हैं और उसके साथ साथ पाली भाषा को भी, पाली भाषा का महत्व बढ़ रहा है। और इसलिए आज का जो विषय शिक्षा एवं रोजगार, तो यहां शुरू में प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने अपना संक्षिप्त में अपने विचार रखे। तो यह और एक शिक्षा और एक पर्यटन महत्वपूर्ण, पर्यटन और शिक्षा और पर्यटन ये दो क्षेत्र में रोजगार की, पाली भाषा की संभावना बहुत बड़ी बहुत है और ये संभावना बढ़ सकती है। क्यों? अभी शिक्षा के क्षेत्र में अभी जैसा कि मुझे लगता है कि हमारे अशोक सरस्वती जी और अपने घनश्याम धाबड़े सर पाली भाषा की परीक्षाएं लेते हैं, बराबर है सर, पाली भाषा की परीक्षा लेते हैं और उनको कुछ किताबें और वो उनको क्लासेस, अभी जो पाली भाषा की जो ये होती है परीक्षा होती है, यदि उनको क्लासेस लगाना है तो हमारे लिए जो ट्रेनर पाली भाषा में लोग अभी चुने कुछ ही संख्या में पाली भाषा के ट्रेनर लोग हैं। तो पाली भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें इन लोगों को क्लासेस शुरू करना पड़ेगा। हमें तो शुरू में खुद के क्लासेस शुरू करना पड़ेगा और उसके साथ साथ शाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी इस भाषा को, जैसा कि जब डिमांड बढ़ती है, जब तक लड़का चिल्लाता नहीं तब तक माँ उसको नजदीक नहीं लेती। तो ये जो भाषा है, भाषा का महत्व बढ़ना चाहिए कि हाँ यस, हम बुद्धिस्ट लोग हैं और हम पाली जानते हैं। हम क्योंकि इस संदर्भ में बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्म में एक बहुत सटीक बात लिखी। कौन सी बात लिखी? कि बाबा साहब ये कहते हैं पाली भाषा में और त्रिपिटक में जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, उन्होंने कि कई लोगों ने ये किया कि नहीं पाली भाषा में कुछ ऐसे शब्द है, कुछ ऐसे ऐसी बातें हैं जो बुद्ध धर्म में नहीं है। तो बाबा साहब ने एक मेजरमेंट दिया, एक सूत्र दिया। वो सूत्र ये दिया कि जो बात बुद्धिवादी नहीं है, विवेकवादी नहीं है, वो बात बुद्ध कभी कह ही नहीं सकते। ये सूत्र बुद्ध धर्म में बाबा साहब ने हम लोग को दिया। यदि हमें त्रिपिटक का अध्ययन करना है, बुद्ध धर्म का अध्ययन करना है, तो हमें ये बात ख्याल में रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो शब्द है, शब्द का अर्थ बदल जाता है, कुछ साल के बाद उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो अभी ये 2500 साल पुरानी भाषा, तो इसको जानने के लिए उसका व्याकरण महत्वपूर्ण है। पाली भाषा सीखने के लिए उसका पाली भाषा सीखना है, उसका व्याकरण और उसके शब्द कैसे बदलते हैं, वो शब्द को भी ख्याल में रखना आवश्यक है। शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अभी तक जैसा कि अपने यहाँ का पहला शिलालेख, लुम्बिनी का पहला शिलालेख किसने पढ़ा? आपको मालूम होगा, किसने पढ़ा? प्रिंसेस, बराबर, सही है। उसके पहले शिलालेख में जो भी कुछ लिखा था हमें पता ही नहीं था, वो अक्षर हमारे यानी पता ही नहीं थे क्या लिखा है। उन्होंने संशोधन किया और पाली भाषा का जो महत्व है वो महत्व सामने आया कि पाली भाषा जो है वो ये तो ज्ञान का भंडार है। जैसा कि कहा जाता है कि संस्कृत भाषा ज्ञान का भंडार है, ये गलत है। सही है कि पाली भाषा ये ज्ञान का भंडार है। कैसे वही शब्द कैसे संस्कृत भाषा के लिए लागू किए गए, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। और इसलिए जब हम पाली भाषा के संदर्भ सोचते हैं तो मुझे एक बात बताइए, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके क्या होते हैं? मुस्लिम बस्तियों में क्या होता है? यस करेक्ट, मदरसा होता है।
बरोबर है मदरसा? और मदरसा में क्या करते हैं? वो उनको उर्दू पढ़ाते हैं, अरबी अरबी और फारसी भाषा पढ़ाते हैं, ना उसको ग्रैंड न कुछ है। तो ये मदरसा वो लोग करते अपने पैसे पर करते हैं। तो इस प्रकार के स्कूल यानी इस प्रकार के यानी पाली भाषा सीखने के लिए हमें ऐसे स्कूल हर बस्ती में, हर बौद्ध विहार में हमें शुरू करना चाहिए। यह उस संदर्भ में हमें सोचना चाहिए। यानी पाली भाषा का जो महत्व है, शिक्षा, पर्यटन, इस क्षेत्र में हमें रोजगार प्राप्त करना है, रोजगार लोगों को देना है, उसको एक उपयोगी भाषा बनाना है, यह हमारे ऊपर है, यह हमारे ऊपर है। इट डिपेंड ऑन अस कि हम पाली भाषा को कहां तक पाली भाषा का जो महत्व है बढ़ाना चाहते हैं, पाली भाषा को महत्व प्राप्त करा के दे सकते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड है। और इसलिए यानी अभी जैसा कि अपने जो रीड डेविड जो है, उन्होंने 1881 में पॉलिटेक्स सोसाइटी की स्थापना की थी और अभी तक उनका काम चालू है। वो काम हमें करना है। कल अपनी डॉक्टर नीलिमा चौहान आई थी, वो इसके पहले लखनऊ के संस्कृत विश्वविद्यालय में पाली की प्राध्यापिका थी। उस वक्त हम लोग वहां गए थे और वहां पाली जो साहित्य उसका अनुवाद अलग अलग भाषा में करने का काम प्रोजेक्ट चालू था। तो उस वक्त ऐसा पता चला कि पाली भाषा का जो पाली भाषा, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद हिंदी, इसके बाद अंग्रेजी, तो हमें पता चला कि बहुत सारे जो शब्द हैं जो पाली भाषा में वही संस्कृत में है। सिर्फ कुछ शब्दों के लिए उन्होंने ग्रामर बदला। खेड्यातली आजी आपल्या पोराचं नाव म्हणजे आपल्या नातवाचं नाव जर अशोक असेल तर ती काय म्हणते? अशोक, अशोक म्हणते. एखाद्या बाईचं नाव